क्या कर रही थी मेरी लाडो? कुछ नहीं पापा, बस लेटी हुई थी। तुम्हारी माँ कहाँ है? माँ और चाची रसोई में खाना बना रही हैं। अरे, तो अगर माँ और चाची खाना बना रही हैं, तो तुम्हें भी उनका हाथ बटाना चाहिए ना? हाँ जी पापा, मैं बस जा ही रही हूँ। अपने पापा के कहने पर किरण फौरन रसोई की तरफ चली गई, जहाँ उसकी चाची और उसकी माँ खाना बना रही थी। उसे रसोई में आता देख उसकी माँ कमला ने उससे कहा, क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? नहीं तो, कुछ भी तो नहीं हुआ। अब लाओ ये गाजर मैं छिल देती हूँ। नहीं, रहने दे, अब कुछ तो बात है, बता ना क्या हुआ। वो मैं पढ़ाई कर रही थी अपने कमरे में, पर पापा ने कहा कि मैं आप दोनों का हाथ बटाऊं रसोई के काम में। अच्छा, तो ये बात है। कोई बात नहीं बेटा, जब तेरे पापा खाना खाकर खेत पर वापस जाएंगे ना, तब तू पढ़ लेना, ठीक है? ठीक है माँ। क्या पढ़ाई पढ़ाई करती रहती है किरण? अरे जल्दी से जल्दी खाना बनाना सीख ले, वरना ससुराल में सब तेरी माँ को ही कोसेंगे कि लड़की को कुछ नहीं सिखाया उन्होंने। अपनी चाची की ये नसीहत किरण को बिल्कुल नहीं भाई, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोली। दरअसल किरण के पिता हरीश दो भाई थे, बड़े हरीश और छोटा सतीश। हरीश की शादी कमला से हुई थी, जबकि उमा छोटे भाई सतीश की पत्नी थी। घर में दो ही बच्चे थे, हरीश और कमला की बेटी किरण और सतीश और उमा का बेटा राहुल। ये सभी एक ही घर में रहते थे। किरण दीदी, तुमने आगे का क्या सोचा है? आगे का मतलब? अरे मतलब 12वीं के बाद क्या करोगी? मतलब शादी करके कौन से गांव जाओगी? क्योंकि ताऊजी तो तुम्हें आगे तो पढ़ने नहीं देंगे। राहुल बहुत ही शैतान और मतलबी किस्म का लड़का था, ठीक अपनी माँ उमा की तरह। वो अपनी बड़ी बहन किरण को ताना मारकर चला गया। दरअसल किरण आगे पढ़ना चाहती थी, जीवन में कुछ बनना चाहती थी, लेकिन उसके पापा हरीश पुराने ख्यालों के थे। उन्होंने तो किरण के लिए रिश्ते भी देखना शुरू कर दिया था। हालांकि किरण की माँ कमला किरण की खुशी के लिए उसे आगे पढ़ाना चाहती थी। जैसे जैसे 12वीं की परीक्षाएं पास आने लगी, किरण घबराई घबराई सी रहने लगी। उसे परीक्षाओं का डर नहीं था, बल्कि उसे डर था उसके सपनों के टूट जाने का, और उसका ये डर उसकी माँ कमला अच्छे से समझ रही थी। क्या हुआ, इतनी उदास क्यों है? माँ, मुझे आगे पढ़ना है, तुम पापा से बात करो ना। कोई फायदा नहीं है बेटा, मैंने कोशिश की थी, लेकिन क्या माँ, पापा को आखिर दिक्कत क्या है? राहुल के लिए तो इस घर में बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, जबकि वो तो पढ़ाई में मुझसे अच्छा भी नहीं है। अगर वो आगे तक पढ़ सकता है तो आखिर मैं क्यों नहीं? किरण के सवाल का कमला के पास कोई जवाब नहीं था, इसीलिए वो किरण से बिना कुछ कहे वहां से चली गई। किरण कुछ देर वहीं बैठी रोती रही। फिर उसने देखा कि उसका भाई राहुल कोई किताब पढ़ रहा है। किरण उसके पास गई और उसकी किताब में झांकने लगी। क्या देख रही हो दीदी? ये पीएससी का सिलेबस है, एक सवाल भी हल नहीं कर पाओगी। और अगर कर दिया तो मान जाऊंगा तुम्हें। किरण ने उस चुनौती को स्वीकार किया और झट से 4-5 सवाल राहुल के सामने ही हल कर डाले। राहुल का मुंह खुला का खुला रह गया। किरण मुस्कुराकर वहां से चली गई। ऐसे ही वक्त बीतता गया और फिर किरण का 12वीं का रिजल्ट आया। उसने अपने स्कूल में टॉप किया था, लेकिन किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा था। जबकि राहुल जो ठीक ठाक नंबरों से पास हुआ था, उसके लिए उसकी मनपसंद खीर पक रही थी। हालांकि कमला के पास अपनी बेटी के लिए खुशखबरी जरूर थी। किरण, मेरी बात ध्यान से सुन बेटा, तेरी मामी ने तेरे पापा को फोन करके कहा है कि उनकी तबीयत बहुत खराब रहती है, तो बच्चों की देखभाल के लिए वो तुझे अपने पास बुलाना चाहती हैं कुछ महीनों के लिए। अरे पर क्या हुआ मामी को? कुछ नहीं हुआ उन्हें पगली, तू बस उनके पास चली जा, वरना यहाँ रही तो तेरे पापा तेरी शादी करा देंगे। रहने दो माँ, कुछ महीनों में क्या हो जाएगा? अरे पगली, तू जा तो सही, वहां तेरा जो मन आए जाकर पढ़ ले। मैंने तेरे मामा से बात कर ली है, उन्होंने तेरे पापा को समझा दिया है कि तेरी शादी तब तक नहीं कर सकते जब तक तू 20 साल की नहीं हो जाती, ये सरकारी नियम है, ऐसा बोला उन्होंने तेरे पापा को। अब किरण को सारी बात समझ आ गई। उसने खुशी से अपनी माँ को गले से लगा लिया और इस तरह किरण हंसी खुशी अपने मामा के पास चली गई। और इसके साथ ही किरण की शादी कुछ वक्त के लिए टल गई। किरण अपने मामा के घर रहकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी और अपने खर्च के लायक पैसे भी कमाने लगी। तू ठीक तो है ना किरण? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, आप बताओ। अरे क्या बताऊं, अपना राहुल पटवारी बन गया है। अरे वाह, कमाल कर दिया उसने। कहाँ है वो? लाओ बात कराओ। यही तो दिक्कत है, वो किसी से बात नहीं करता, अब बहुत बड़ा आदमी बन गया है। मैं समझी नहीं माँ, हुआ क्या है? अरे 1 साल पहले राहुल ने पटवारी का इम्तिहान दिया और पास हो गया।
बस फिर तो उसके और उसके माँ बाप के तेवर ही बदल गए। तेरी चाची कहने लगी कि अब ये घर लायक नहीं है। राहुल दोनों को साथ लेकर शहर चला गया है। सुना है वहीं कोई नया घर ले लिया है। तो आप मिलने नहीं गई उनसे? पहले तो उन लोगों ने बुलाया नहीं, अब अगले महीने बुलाया है राहुल की शादी में। अच्छा, राहुल शादी कर रहा है? हाँ, तेरी चाची ने फोन किया था, बोल रही थी बहुत बड़े घर में शादी हो रही है, तो जरा तैयारी के साथ आना। माँ आप जाओगे? हाँ, जाने का मन तो नहीं है क्योंकि तेरी चाची और राहुल के घमंड की अब कोई सीमा नहीं है, लेकिन जाना तो पड़ेगा वरना कहेंगे कि हम चिढ़ के मारे नहीं आए। अच्छा ये सब छोड़ और ये बता तू कब आएगी? जल्दी आऊंगी माँ। कुछ दिन बाद राहुल की शादी का दिन भी आ गया। राहुल के ससुराल वालों ने शादी पर बहुत खर्चा किया था। शादी देखकर कमला और हरीश को बहुत खुशी हुई, लेकिन ना तो उनसे राहुल ने कोई बात की और ना ही उमा या उसके पति सतीश ने। बेचारी कमला और हरीश एक कोने में ही बैठे रहे और इंतजार करने लगे कि कब फेरे पूरे हों और कब वो अपने गांव वापस चले जाएं। लेकिन तभी लाल बत्ती लगी एक गाड़ी गेस्ट हाउस के बाहर आकर रुकी। उस गाड़ी की आवाज सुनते ही राहुल गेट की तरफ भागा। तभी उसकी माँ उमा ने आवाज लगाई, कहाँ जा रहा है राहुल? अरे माँ, मेरे सीनियर आए हैं, मैंने बड़ी मिन्नतों से उन्हें शादी में आने के लिए मनाया था। आ जाओ, अभी आओ, उनका बढ़िया स्वागत करना है। राहुल की बात सुनते ही राहुल के माँ बाप और उसके ससुराल वाले कार के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कार का गेट खुला और उसमें से साड़ी पहने हुए किरण बाहर निकली। किरण अब उस जिले की नई डिप्टी कलेक्टर थी। किरण ने जाते ही सबसे पहले अपने पापा और माँ के पैर छुए। कमला की आंखों में खुशी के आंसू थे और हरीश की आंखों में शर्मिंदगी के साथ साथ अपनी बेटी पर फक्र भी झलक रहा था, जबकि राहुल और उसके परिवार को तो जैसे सांप ही सूंघ गया था। उषा देवी की दो बहुएं नीलम और कविता। बड़ी बहू नीलम के दो बच्चे थे और छोटी बहू कविता की शादी को 1 साल होने वाला था। नीलम बड़ी थी इसलिए अपनी आदत के हिसाब से हर जगह अपना रुतबा दिखाने की उसकी आदत थी। वो कविता को आगे बढ़ने ही नहीं देती थी। कविता, रोटियां भी रहने दो, मैंने बाहर वेज बिरयानी सबको सर्व की है। पर भाभी, बुआ जी तो रोटी मांग रही थी, उन्होंने कहा कि वो चावल नहीं खाती हैं। मैंने कहा ना अभी रुक जाओ, रोटियां जरूरत होगी तो बना लेंगे। भाई दूज का त्योहार था, घर में सब मेहमान आए हुए थे, इसलिए उषा देवी की दोनों बहुएं रसोई में दोपहर का खाना बना रही थी। नीलम ने वेजिटेबल बिरयानी बनाई थी और वो सबके सामने अपनी उसी बिरयानी के गुण गा रही थी, जैसे कि अपने मुंह में या मिट्ठू बनने वाली बात हो। बुआ जी, थोड़ी और बिरयानी लीजिए ना, मुझे लगता है आपको बिरयानी पसंद नहीं आई। नहीं नहीं बहू, तुम्हारे हाथ का खाना तो मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हो तुम, पर मैं ज्यादा चावल नहीं खाती हूँ। रुको ननद जी, मैं अभी रोटी मंगवाती हूँ। कविता बहू, क्या हुआ, रोटी बनी नहीं क्या अभी तक? मैं खुद ही देख कर आती हूँ। उषा देवी रसोई में जाती है तो कविता रसोई में रोटी बनाने की जगह मीठी सेवई बना रही थी। उषा देवी को गुस्सा आ गया और उन्होंने कविता की डांट लगा दी। क्या बात है कविता बहू, इतनी देर से बुआ जी रोटी का इंतजार कर रही हैं और तुम यहाँ सेवई बना रही हो। अरे पहले उन्हें रोटी तो पूरी खिला लेती, तुम्हें पता है कि वो चावल कम खाती हैं और मैंने तुम्हें स्पेशली यहाँ रोटी बनाने के लिए भेजा था। माँ जी, वो नीलम भाभी ने मुझे। कविता, तुम रहने दो, मैं रोटियां सेक देती हूँ। माँ जी आप बाहर जाओ, मैं जल्दी जल्दी रोटी सेक कर लाती हूँ। पहली बार कविता को एहसास हुआ कि नीलम उसके साथ सही नहीं कर रही है। उस दिन उसने ठान लिया कि वो देवरानी है तो क्या हुआ, पर इस तरह से जेठानी का गलत व्यवहार भी तो वो सहन नहीं कर सकती ना। अब वो चौकन्ना रहने लगी। जब भी नीलम अपने आप को आगे करती तो कविता भी पीछे नहीं हटती, पर वो इस बात का जरूर ध्यान रखती थी कि नीलम उसकी जेठानी है तो उसका मान सम्मान भी बना रहे। एक दिन उषा देवी की बहन और बेटी उन सबके साथ बाजार गई। उषा देवी की बहन की लड़की किरण की शादी थी तो वो सब उसी की शादी की शॉपिंग के लिए गई हुई थी। मौसी जी, ये लहंगा किरण पर बहुत अच्छा लगेगा। क्यों किरण? नीलम भाभी, कविता भाभी जो प्याजी कलर का लहंगा दिखा रही है वो भी बहुत अच्छा है। आजकल प्याजी रंग बहुत इन है, मैंने बहुत सारी एक्ट्रेस को देखा है, वो आजकल इसी कलर के लहंगे अपनी शादी में पहन रही हैं। इसमें फोटोग्राफ्स बहुत अच्छे आते हैं। एक काम करना किरण, तुम दामाद जी के भी सेम कपड़े ही बनाना, बहुत सुंदर लगेंगे। और वो जो मैंने पार्लर वाली तुम्हें बताई है ना, वो इतना सुंदर मेकअप करती है ना कि तुम बहुत सुंदर लगने वाली हो। सच कविता भाभी, आपने तो मेरी शादी की बहुत ही बढ़िया शॉपिंग करवा दी है। अरे भाभियाँ होती ही इसीलिए हैं कि अपनी ननद का ख्याल रख सके। सच कविता, तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। अरे रितु, ये आजकल के बच्चे हैं ना तो ये हमसे ज्यादा जानते हैं। कविता भाभी, आप सामने मेरे साथ उस शॉप पर चलना, मुझे वहाँ से अपनी जीन्स के साथ अच्छा सा टॉप भी लेना है। मुझे धीरज ने बोला था कि अगर हम हनीमून पर जाते हैं तो जीन्स भी आप समझ रहे हो ना भाभी।
मैं सब समझ रही हूँ किरण, बहुत अच्छा लगता है ये सब शॉपिंग करना, खट्टी मीठी यादें बन जाती हैं। नीलम बुरी तरह से चिढ़ चुकी थी क्योंकि सब कविता को ही महत्व दे रहे थे। तभी नीलम का बेटा आइसक्रीम की जिद करने लगता है। मम्मी मुझे आइसक्रीम लेनी है। मम्मी मम्मी। नहीं लेनी आइसक्रीम, मैंने कहा नहीं लेनी। क्या बात है बहू, बिट्टू को क्यों मार रही हो? किस बात का गुस्सा है? पता नहीं रितु, इसे आजकल क्या होता जा रहा है, जब देखो गुस्से में भरी रहती है। बहू थोड़ा लिहाज करो, ये बाजार है, हम किसी की दुकान पर बैठे हैं। अरे बहू छोड़ो, भी बच्चा है, कोई बात नहीं। आओ देखो जरा, मेरे लिए भी एक साड़ी पसंद कर लो। लाओ गुड़िया को मेरी गोदी में दे दो। नीलम गुड़िया को अपनी सास की गोदी में दे देती है। वो लोग साड़ी देखने लगते हैं। कुछ देर बाद जब कविता किरण के साथ वापस लौटती है तो उस समय सबका ध्यान बिट्टू की तरफ जाता है। बिट्टू वहाँ नहीं था। बिट्टू बिट्टू कहाँ गया? बिट्टू, कविता, किरण, तुम दोनों ने बिट्टू को देखा दुकान से बाहर कहीं जाते हुए? नहीं भाभी, दुकान के बाहर तो हमें बिट्टू कहीं नहीं दिखा। रुको मैं देखती हूँ, क्या पता बाहर खड़ा हुआ हो। सब लोग बिट्टू को ढूंढने लगते हैं पर बिट्टू कहीं भी दिखाई नहीं देता। नीलम के साथ साथ सबका रो रो कर बुरा हाल था। तभी कविता के मोबाइल पर एक अननोन नंबर से फोन आता है। हेलो, कौन? चाची मैं बोल रहा हूँ। बिट्टू चाची, मैं अंकल के साथ खड़ा हूँ। अंकल के साथ? बेटा अंकल को फोन दो। जी आपका भतीजा मेरे पास ही खड़ा है, वो बिल्कुल सेफ है, आप इस जगह पहुँच जाइए। सब लोग घबराकर उस जगह पर पहुंचते हैं जहां बिट्टू उस आदमी के साथ खड़ा था। बिट्टू मेरा बच्चा, तू ठीक तो है ना? हाँ मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो एक चोर अंकल मुझे आइसक्रीम दिलाने ले जा रहे थे, मैं उनके साथ जा रहा था, तभी इन अंकल ने मुझे रोक लिया और उसकी खूब पिटाई की, वो यहाँ से भाग गया। जी आपका बेटा बिट्टू बिल्कुल ठीक है, वो बदमाश भाग गया, वो तो मेरी नजर पड़ गई और मैंने उसे पकड़ लिया। आपका बेटा बहुत समझदार है, इसे बाकी फोन नंबर तो याद नहीं थे पर अपनी चाची का नंबर याद था, इसलिए मैंने तुरंत इनके नंबर पर फोन मिलाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। सब लोग बिट्टू को लेकर घर आ जाते हैं। नीलम को सारी बात समझ में आ जाती है। कुछ दिन पहले ही बिट्टू कविता के साथ बैठा था तो कविता उसे अपना मोबाइल नंबर याद करवा रही थी और बिट्टू को इसमें बहुत मजा आ रहा था। बिट्टू नीलम के फोन से कविता के नंबर पर बार बार डायलिंग कर रहा था। मजाक मजाक में ही सही, पर बिट्टू को इसी बहाने अपनी चाची कविता का नंबर याद हो गया था। ये क्या खेल बना रखा है कविता? पढ़ने वाला बच्चा है, तुम इसे मोबाइल की आदत डाल रही हो। चलो बिट्टू, पढ़ाई करनी है। नीलम को सब कुछ याद आ जाता है और वो बहुत शर्मिंदा होती है। उसकी आंखों में आंसू थे। आई एम सॉरी कविता, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती की। तुम सचमुच सबका कितना ख्याल रखती हो। भाभी, आप सबका ख्याल रखना तो मेरा फर्ज है, और आप सब भी तो कितने अच्छे हो, मेरी इतनी केयर करते हो। मम्मी भूख लगी है बहुत जोरों की। शाम हो रही है, सब लोग घर आने वाले होंगे, जल्दी से खाना बना लो। मेरे राज दुलारे गुड्डे को भी भूख लगी है। भाभी, मैं सोच रही थी आप जल्दी से दाल चावल रेडी कर लो, मैं गरम गरम रोटी सेक लेती हूँ, फिर हम सब मिलकर आज एक साथ खाना खाएंगे। मौसी जी, किरण, आप सब भी खाना खाकर ही जाना। हाँ बहू, बहुत जोरों की भूख लगी है। नीलम जल्दी से दाल चावल बना लो, और कविता एक काम कर बहू, रोटी के साथ साथ ना वो जो तूने लाल मिर्च का अचार डाला है ना, वो जरूर खिलाना, वो बहुत ही टेस्टी बनाया है तुमने। हाँ बहू, जल्दी से अब तुम दोनों खाना बना लो। नीलम भाभी, मैं कह रही थी इस साड़ी के साथ चप्पल अच्छी लगेगी या फिर सैंडल? इसके साथ तो हील वाली चप्पल ही अच्छी लगेगी। कुछ भी कहो भाभी, के चावल एक एक दाने खिले हुए बनते हैं, मुझे तो ऐसे चावल बनाने ही नहीं आते। भाभी, मुझे भी इस तरह के चावल बनाने सिखाओ ना, जिसमें एक एक दाना अलग हो, मुझे भी सीखना है। और फिर इस तरह हंसते और खट्टी मीठी बातें करते हुए देवरानी जेठानी दोनों एक दूसरे के गले लग जाती हैं।